अस्सलाम वालेकुम। बजट 2025-26 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रियल इस्टेट यानी जायदाद के शोबे पर नए टैक्स कवानीन आने का इम्कान है। ख़ास तौर पर कैपिटल गेन टैक्स CGT में बड़े इजाफे की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। रियल इस्टेट वो शोबा है जिसे हम महफूज सरमायाकारी, रोज़गार का ज़रिया या अपने ख्वाबों के घर की शक्ल में देखते हैं। आए इसे आसान और सादा अल्फाज में समझते हैं कि ये तब्दीलियाँ क्या हैं, ये क्यों हो रही हैं और इनका हम पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल एवेन्यू को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुंच सकें। सबसे पहले ये समझ लें कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और बाद में इसे बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं तो इस प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है इसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। पाकिस्तान में ये टैक्स 2010 से लग रहा है ताकि जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त को शफ़ाफ बनाया जाए, बेनामी जायदादों को रोका जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाए। इस वक्त ये टैक्स तकरीबन 15% है, लेकिन अब हुकूमत इसे बढ़ाकर 35% तक करने पर गौर कर रही है। यानी अगर आज आप जायदाद बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे तो आपको इस प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि हुकूमत ये कदम क्यों उठा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह आलमी मालियाती इदारे यानी IMF के साथ पाकिस्तान के मुआहदे हैं। IMF चाहता है कि पाकिस्तान अपनी टैक्स आमदनी को बढ़ाए ताकि मुल्की मईशत मजबूत हो। इस वक्त पाकिस्तान में टैक्स से होने वाली आमदनी मुल्क की मजमूई पैदावार यानी GDP का सिर्फ 9.2% है, जबकि IMF का कहना है कि इसे कम से कम 11% तक ले जाना चाहिए। अगर हम पड़ोसी ममालिक से मुवाजना करें तो भारत में ये शरह 16%, बांग्लादेश में 10.8% और श्रीलंका में 11.5% है। लिहाजा हुकूमत को ज़्यादा टैक्स जमा करने के लिए रियल इस्टेट जैसे बड़े शोबों पर तवज्जो देनी पड़ेगी। रियल इस्टेट पाकिस्तान की मईशत का एक अहम हिस्सा है। 2 साल पहले 2022-23 में इस शोबे ने तकरीबन 1500 अरब रुपए की इकोनॉमिक वैल्यू पैदा की थी, लेकिन 2023-24 में ये कम होकर 1100 अरब रुपए रह गई। इसकी वजह सियासी गैर यकीनी, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट और बार बार बदलने वाले टैक्स कवानीन थे। इन हालात में लोगों ने जायदाद ख़रीदने या नई इमारतें बनाने से हाथ खींच लिया था। नतीजतन ना सिर्फ रियल इस्टेट मुतासर हुआ बल्कि इससे जुड़े शोबे जैसे सीमेंट, स्टील और मज़दूरों के रोज़गार पर भी बड़ा असर पड़ा। अब जब हुकूमत कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने की बात कर रही है तो ये सोचने की बात है कि इससे क्या होगा। इस तब्दीली के फ़ायदे और नुकसानात दोनों हो सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि हुकूमत को ज़्यादा पैसा मिलेगा जिससे वो डेवलपमेंट के काम करेगी, जैसे स्कूलों, अस्पतालों या सड़कों जैसे अवामी मंसूबों पर खर्च कर सकती है। लेकिन नुकसान ये हो सकता है कि लोग जायदाद में सरमायाकारी से घबराएंगे, ख़ास तौर पर वो लोग जो जायदाद ख़रीद कर जल्द बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। वो शायद इस तरह की इन्वेस्टमेंट से दूर हो जाएं। इससे जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त कम हो सकती है और मार्केट सुस्त पड़ सकती है। लेकिन हुकूमत इस मुमकिना नुकसान को कम करने के लिए भी कुछ सोच विचार कर रही है। मिसाल के तौर पर जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त पर लगने वाला 3% विदहोल्डिंग टैक्स कम किया जा सकता है। इसी तरह 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी और 2% कैपिटल वैल्यू टैक्स CVT को ख़त्म करने की तजवीज़ भी दी जा रही है। ये इक़दामात इसलिए किए जा रहे हैं कि सरमायाकार मुकम्मल तौर पर मायूस ना हो और रियल इस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी जारी रखें। अगर हम दुनिया के दूसरे ममालिक से मुवाजना करें तो भारत में कैपिटल गेन टैक्स 20% है, लेकिन ये सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर लगता है। अमेरिका में ये शरह 15 से 20% के दरमियान है और वहाँ कुछ ख़ास किस्म की मराहत और छूट भी मिलती हैं। इसके साथ पाकिस्तान के लिए ये एक मुश्किल तवाज़ुन है। एक तरफ ज़्यादा टैक्स से पैसा जमा करना है और दूसरी तरफ सरमायाकारों को राग़िब भी रखना है। अगर टैक्स बहुत ज़्यादा होगा तो लोग जायदाद के बजाय दीगर शोबों जैसे स्टॉक मार्केट या गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। एक बड़ा मसला ये भी है कि पाकिस्तान में FBR की जायदाद की कीमत और असल मार्केट की कीमत में बहुत फ़र्क होता है। लोग अक्सर जायदाद की असल कीमत छुपाते हैं ताकि कम टैक्स देना पड़े। इससे टैक्स के निज़ाम कमज़ोर होता है।
اس سے ٹیکس کا نظام کمزور ہوتا ہے۔ اگر حکومت جائیداد کی اصل قیمت پر ٹیکس لگانے کا منصفانہ نظام بنائے تو نہ صرف اس کا اعتماد بڑھے گا بلکہ سرمایہ کار بھی مطمئن ہوں گے۔ اس وقت FBR کے مطابق جائیداد کی قیمت اکثر مارکیٹ سے 50 سے 70% تک کم ہوتی ہے، جس سے ٹیکس کی وصولی متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان میں ہر سال تقریباً 7 لاکھ نئے گھروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن صرف 3 لاکھ گھر بن رہے ہیں۔ اگر ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کم ہوئی تو یہ فرق بڑھ بھی سکتا ہے اور مستقبل میں گھروں کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اس سے عام لوگوں کے لیے گھر خریدنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کم آمدنی والے لوگوں کے لیے سستے گھروں کا منصوبہ دوبارہ شروع کرے گی اور اس میں نجی کمپنیوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ ایک اچھا اقدام ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سرمایہ کاروں کا اعتماد جیتنا بہت ضروری ہے۔ اگر ٹیکس زیادہ ہوں گے تو کوئی بھی بڑا پروجیکٹ شروع کرنے سے ہچکچائے گا۔ یہ وقت ہے کہ حکومت پاکستان کو صرف اپنے ماہرین سے نہیں بلکہ پراپرٹی ڈیلرز، بلڈرز اور عام لوگوں سے بھی بات کرنی چاہیے۔ ٹیکس کے فیصلے اچانک نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس سے مارکیٹ کو نقصان ہوتا ہے اور معیشت کا توازن بگڑتا ہے۔ ریل اسٹیٹ صرف کاروبار نہیں، یہ ہمارے گھروں، ہمارے خوابوں کی جگہ ہے۔ اسے ٹیکس کے بوجھ تلے دبانے کے بجائے ایک ایسا نظام بنانا چاہیے جو سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ جائیداد ہماری محنت کی کمائی اور ہمارے بچوں کے مستقبل کا تحفظ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اسے ایک ایسی شکل دے کہ نہ صرف خود حکومت کو فائدہ ہو بلکہ عام آدمی کے گھر کا خواب بھی پورا ہو سکے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل ایونیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اپنے دوست صہیب کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد۔ اللہ حافظ۔